आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरदर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप तक हर वो खबर पहुंचाई जाए जो बहुत बड़ी है या किसी भी क्षेत्र की है या किसी भी शहर की है। हर खबर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मेरदर्शन आपका अपना चैनल, उसका हमेशा यही प्रयास रहता है और सबसे पहला चैनल है जो पूरे मेरठ की, पूरे आसपास के क्षेत्रों की सभी खबरें जो हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अब मैं आपको बताती चलूं दिन भर की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया। जी हाँ, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए मंदिर बनाया गया। आपने देवी देवताओं के मंदिर तो सुने होंगे, आस्था के रखते हैं, अलग अलग भगवान के अलग अलग मंदिर बनवाए जाते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए मंदिर बनाया गया अयोध्या में। वो मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी किस तरीके से वहां पर जो है मुख्यमंत्री की जो प्रतिमा है उसको विद्यमान किया गया है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और आज मेरठ के अमित जानी भी वहां पर 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाने पहुंचे। बहुत सुनकर हैरानी की बात है कि जहां देवी देवताओं में आस्था होती है उनके मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सभी देवता के रूप में पूज रहे हैं और उनका मंदिर बनाया गया है। पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वहीं मैं आपको दूसरी ओर बताती चलूं कि लापरवाही की भी हद होती है। एक छोटी 6 साल की बच्ची, कक्षा 1 में पढ़ने वाली बच्ची, स्कूल के अध्यापकों की लापरवाही की वजह से जिला संबल के एक कहते हैं गांव में प्राथमिक विद्यालय है, वहीं पर बंद रही। पूरी रात वो लड़की वहां पर बंद रही, छोटी बच्ची थी। गांव में ढिंडोरा पिटवाया गया, पुलिस में कंप्लेंट की गई कि आखिर बच्ची का अपहरण हो गया। बच्ची आखिर गई कहां? हैरानी की बात थी, जब अगले दिन स्कूल खोला गया तो बच्ची स्कूल की कक्षा से ही बरामद हुई। लापरवाही की हद पार हो गई। वहीं दूसरी ओर जहां हम एक और गाय को गौ माता कहते हैं, उनको पूजते हैं, लेकिन आजकल कोई ऐसा ग्रोह आ रहा है जो गौ को खाने में मिलाकर, खिचड़ी में मिलाकर ऐसा कुछ पदार्थ खिलाया जा रहा है जिससे गौ हत्याएं काफी सामने आ रही हैं। आज भी ऐसा एक मामला आया कि गौ को कुछ खिलाया और कुछ चंद मिनटों में ही देखते देखते दूसरी ओर गाय की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि धमाल मचाने में डॉक्टर्स भी कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, आज मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं द्वारा जो वहां पर डिग्री लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन्होंने जमकर धमाल मचाया। मेडिकल कॉलेज में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई गई है उसको 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 4 वर्ष पूरे होने के बाद आज बताया गया कि 4 वर्षों से कितनी सुविधाएं दी जा रही थी। साथ साथ गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो। जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। अयोध्या पुरा कलंदर थाना क्षेत्र के कल्याण भदरसा मोर्चा में बना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर। हाथ में धनुष्वाण लिए मूर्ति की गई स्थापना। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने योगी आदित्यनाथ की मूर्ति पर चढ़ाया 1.25 किलो चांदी का छत्र। वहीं प्रदेश की राजनीति के दूसरे बड़े केंद्र अखिलेश यादव पर साधा निशाना। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए मेरठ के सरदार नरमोलक सिंह के शहीदी दिवस पर कर्तव्य संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य संगठन के महासचिव रणजीत सिंह जस्सल ने दी जानकारी। कैंट बोर्ड के सामने शहीद नरमोलक के नाम पर रखा गया नरमोलक पथ नाम। व नौचंदी गेट पर भी शहीद नरमोलक सिंह का लिखा गया था नाम, पर अब नहीं है कुछ भी पता। दोबारा से नरमोलक पथ व गेट पर नाम अंकित कराने की अपील। सदर कैंट वार्ड नंबर 6 में कुछ जहर खुरानी गिरोह या अधर्मियों द्वारा गौमाता को खाने में खिलाया गया जहर। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा यह नजारा।
गाय खाते ही गिरी दूसरी ओर। मौके पर पहुंचे गोरक्षक दल के कार्यकर्ता व हिंदू जागरण मंच के संयोजक ललित गुप्ता अमूल। कार्रवाई की मांग। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में गूंज नामक सत्र 2021 के छात्र छात्राओं के लिए शरीर रचना विभाग एवं MBBS 2020 के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी का किया गया आयोजन। प्रधानाचार्य डॉक्टर RC गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम में सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं संकाय सदस्य रहे उपस्थित। प्रधानाचार्य ने सभी को संबोधित करते हुए सीनियर व जूनियर के अखंड रिश्ते की बताई महानता। कहा सभी जूनियर अपने सीनियर को सर कहकर करेंगे संबोधित। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। नगर आयुक्त की बैठक में वार्ड 72 के निर्दलीय पार्षद एहसान अंसारी 20,000 लोगों की परेशानी लेकर पहुंचे नगर निगम कार्यालय। उठाई समस्याओं को लेकर आवाज। जन सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त व अफसरों के सामने जमीन पर बैठकर ही रख दी इस्लामाबाद बुनकर नगर की जलभराव की समस्या। नगर आयुक्त डॉक्टर अमितपाल शर्मा ने उनकी बात तो सुनी पर उनका जमीन पर बैठना नहीं आया पसंद। अधिकारियों के इशारे पर प्रबंधन दल के सदस्यों ने पार्षद को जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हुए निकाला कमरे से बाहर। वीडियो जमकर वायरल। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर RC गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी। देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है योजना जिसमें 23/9/2018 से मरीजों को दी जा रही निशुल्क उपचार की व्यवस्था। एक परिवार को 5 लाख का निशुल्क इलाज कराया जा रहा उपलब्ध। वहीं मीडिया प्रभारी डॉक्टर BD पांडे द्वारा बताया गया आयुष्मान योजना के चलते अलग अलग विभागों में चिकित्सकों द्वारा स्कैनिंग करके बनाए जा रहे गोल्डन कार्ड जिससे किसी भी मरीज को ना हो कोई परेशानी, तुरंत दी जा सके सभी सेवाएं। जिला संबल थाना धनारी क्षेत्र के बालू शंकर पट्टी में स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्कूल अध्यापकों की लापरवाही से कमरे में बंद रही 18 घंटे तक कक्षा 1 की छात्रा। दूसरे दिन स्कूल खुलने पर कमरे में मिली छात्रा, परिजनों को दी सूचना। शिक्षकों की इस लापरवाही से गांव में आक्रोश का माहौल। मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी, जांच व कार्रवाई की कही बात। अब खबरें विस्तार से। अब मैं आपको ले चलती हूँ दिन भर की सबसे बड़ी खबर पर। जी हाँ, मंदिर का निर्माण किया गया है और मंदिर में मूर्ति विराजमान की गई है, पूजा अर्चना शुरू की गई है और 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाया गया है। लेकिन आखिर मूर्ति किस देवी देवता की है, इसकी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम पूरे देश भर की खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कल जिस तरीके से मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया कि राजू श्रीवास्तव दुनिया को हंसाने वाले जो है सबको रुलाते हुए विदा हो गए, हर पल की आपको खबर दी गई मेरदर्शन के स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से। तो वहीं मैं आज आपको बताती चलूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मंदिर बनाया गया है। जी हाँ, अयोध्या के एक गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको लेकर के सभी के मन में एक देवताओं जैसी आस्था है। भगवान को हम पूजते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री को भगवान का दर्जा दिया गया है। मंदिर बनाया गया है। मंदिर में जो मूर्ति लगाई गई है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताती चलूं। मंदिर में जो मूर्ति लगाई गई है वो मूर्ति मुख्यमंत्री के हाथ में धनुष बाण लिए हुए है। मुख्यमंत्री हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हुए हैं और आज मेरठ के अमित जानी वहां पहुंचे जिन्होंने 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सभी के दिलों में राज कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया गया, लेकिन आज मैं आपको जो ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर की हैं, जहां पर छत्र भी चढ़ाया जा रहा है, पूजा अर्चना भी की जा रही है और सभी की आस्था बनी हुई है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे लिए देवता हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं, अमित जानी जब छत्र चढ़ाने के लिए पहुंचे तो दूसरी ओर उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा सीधा निशाना साधा।
प्रभाकर मौर्य जी ने भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में जो इतना खूबसूरत इतना सुंदर मंदिर बनाया है, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जैसे ही इसकी खबर हमें लगी तो हम प्रभाकर जी को साधुवाद देने के लिए और अपने पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मूर्ति पे 1.25 किलो चांदी का छतर चढ़ाने के लिए आज यहाँ मंदिर में उपस्थित हैं। इस देश में साधु संतों को सदैव पूजा गया, ये साधु संतों का ही देश है। यहाँ महर्षि अगस्त, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि द्रोणाचार्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि रैदास, संत कबीर, सब लोगों की उपासना होती है क्योंकि वो संत हैं। संत के तौर पे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं, दानवी शक्तियों का जिस प्रकार संहार कर रहे हैं, असुरी शक्तियों का जिस प्रकार से दमन कर रहे हैं, तो योगी जी ने वही कार्य किया है जो एक सन्यासी को करना चाहिए। और चूंकि इस देश में हमेशा साधु संतों को पूजा गया है, योगी आदित्यनाथ जी का जो मंदिर बना है उसके लिए प्रभाकर जी को बहुत साधुवाद है। और जो टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की टिप्पणी आई है, तंज कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, झुंझलाहट है, ये एहसास कमतरी है, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा तो नहीं बना, आप योगी जी का बन गया। योगी जी का इसलिए बना क्योंकि साधु हैं, संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, सन्यासी हैं। बटोरा नहीं उन्होंने आपकी तरह कि राम गोपाल को भी अरबपति बना दिया, अपने कुंभ में जितने लोग थे सबको पैसा कमा दिया, एक परिवार में एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो सारा परिवार धनाढ़ हो गया, लूट खाया पूरे उत्तर प्रदेश को। उन्होंने बांटा, उत्तर प्रदेश के लोगों को बांटा। जो बांटता है वो संत होता है और जो बटोरता है वो दानव होता है। तो दानवों के मंदिर नहीं बनते, इसलिए आप झुंझलाहट के शिकार मत होइए। योगी जी संत हैं, संतों के ही मंदिर बनते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ छतर चढ़ाया है। और अखिलेश जी को हम कहना चाहते हैं कि आपके भी कार्यकर्ता हैं, अगर आप चाहें तो अपने किसी कार्यकर्ता से टीपू मदरसा इस्लामिया बनवा लें, अखिलेशुद्दीन मदरसा बनवा लें, आप भी चाहें तो औरंगजेब मदरसा बनवा लें। झुंझलाने की क्या जरूरत है? योगी जी तो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, योगी जी तो संतों के देश को तो संत ही चलाएगा, तो इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी देश के संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे बाद की बात है, पहले वो देश के संत हैं। और संत होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मंदिर बनाया प्रभाकर जी का, साधुवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान योजना चलाई गई थी। जी हां, आज से 4 वर्ष पूर्व आयुष्मान योजना चलाई गई थी, जिसमें जो है निशुल्क इलाज दिया जा रहा था। सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज के लिए कहा गया था और सभी को ये सुविधाएं दी भी जा रही थी। 5 लाख तक का इलाज सभी के लिए जो है एक परिवार के लिए निशुल्क भी कहा है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसके लिए निशुल्क इलाज दिया जाएगा। उसी के 4 वर्ष पूरे होने की खुशी में कह सकते हैं आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन मेडिकल कॉलेज में किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो ये आयुष्मान योजना उसी का एक हिस्सा है। आयुष्मान योजना के तहत सभी को निशुल्क इलाज के लिए कहा जा रहा है। साथ साथ अब गोल्डन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जो टीम तैयार की गई है, डॉक्टर्स की टीम है, जो ANM है उनकी टीम बनाई गई है। स्कैनिंग के आधार पर सभी के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो डायरेक्ट लखनऊ से जुड़े होंगे। साथ साथ हर मरीज को सुविधा तुरंत दी जाएगी, उसका उपचार तुरंत किया जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं, हर एक कह सकते हैं जाति धर्म के विषय में सोच रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं। अली हुसैन, क्या बीमारी थी आपको और किस तरह आपको इसका इलाज हुआ? उम्र थी साहब, उम्र थी, हाथ का अक्सरा खिंचा, MRI हुई साहब, इसमें हाथ में राड पड़ी, वो प्लेट पड़ी थी हमारी, और पैर के हड्डी का नस काट के सर्जरी हुई थी हाथ की साहब। हमारा हाथ बिल्कुल ठीक है, रुपया हमारा कोई नहीं गया साहब। क्या लगता था आपको इसका इलाज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, और फिर कैसे इलाज मिला? इलाज हमारा साहब सुरक्षित हुआ है। हाँ, नहीं, कहाँ आप इसके इलाज के लिए गए और कैसे आपको? हम बरेली गए थे साहब, रामपुर गए थे, दोनों जगह हमें मैंने कर दी थी। हमारे गांव का यहाँ इलाज कराने आया था, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे बात है, हम जाइए साहब एक मेडिकल कॉलेज, तो हम आए हुए हैं। फिर आयुष्मान कार्ड से आपको कैसे फ़ायदा मिला?
आयुष्मान कार्ड से साहब हमारे साहब मोदी साहब की तरफ से आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला। इसमें आपको धन्यवाद देना। इसमें आपको कितना खर्चा है, क्या दिया किसी डॉक्टर ने? हमारा खर्चा बरेली में साहब 15,000 रुपये लगा। जी। वहाँ हाथ काटने को हमारे कह दी, बोले अगर इतने 4 लाख रुपए भी लगाओगे हाथ तुम्हारा बचा है किसी कीमत में ना। जब हम वहाँ से घबरा के भागे, हमारे 15,000 रुपये हुआ, आयुष्मान कार्ड भी लगा लिया, लेकिन 15,000 रुपये हमसे उन्होंने डॉक्टर ने ले लिए। अच्छा, हाँ, यहाँ यहाँ 1 रुपया नहीं लगाया, हमारा किराया में लगाया। खाना तक हमें फ्री मिल आए हैं, कोई रुपया हमारा खाने तक का ना गया, ना किराया का गया, ना कोई रुपया हमारा जेबी ना के हमारे 2 रुपये गए। क्या लगता है आयुष्मान कार्ड से आपको फायदा मिला? ये सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए हमें, जो आयुष्मान कार्ड से हमें जो फ़ायदा मिला है उसको सबको मिलना चाहिए जैसा हमें मिला। हमारी बहुत से गरीब है जिनके गरीब भाई हमारी इतनी थी कि साहब हमारे ऐसे समझ लो कि 2-3 बेटी हमारी बिल्कुल जवान है साहब। हम 1-1 रुपये को दुखी हैं साहब। हम जैसे गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी हालात है हमारे। मोदी जी का धन्यवाद करेंगे आप? मोदी जी को धन्यवाद है साहब, हमारी गरीबाई को आप उन्होंने निभाया, हमें आज दिन तक अब तक निभाया। आप कैसे धन्यवाद देते हैं? कम मत करो यार। धन्यवाद दे देते हैं साहब, हमारी गरीबाई को निभाया साहब उन्होंने, अब तक निभाया और हमें अगले तक निभाएंगे। हमारा लाल बार राशन कार्ड भी उन्होंने बनाया, हमारे बच्चों को पाला है उन्होंने। हाथ काटने की नौबत आ गई थी? हाँ यहाँ से। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवरतन गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर आयुष्मान भारत मेडिकल कॉलेज। आज से 4 साल पहले कोई ऐसी योजना नहीं थी जो कि गरीब परिवार को या गरीब लोगों को हम किसी तरीके का इलाज दे सकें। वो गरीब लोग जो कि दर दर भटकते थे, जो इतना कॉस्टली, आप जानते हैं कि जो मेडिकल इलाज है वो काफ़ी महंगा है, वो बाहर दर दर भटकते थे और उनको अपना इलाज नहीं करा पाते थे। या तो वो उम्मीद छोड़ देते थे या वो अपना कुछ ना कुछ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, मकान हो गया, गहने, वो बेचकर अपना इलाज कराते थे। तो इस पे हमारी भारत सरकार द्वारा जो सोचा गया कि इस तरह की कोई योजना होनी चाहिए, तो उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा ये 4 साल पहले 23 सितंबर 2018 को ये योजना शुरू करी गई, जिसमें कि जो 2011 सेंसस के हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया जो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे आते थे उन फैमिलियों को इस चीज़ का लाभ दिया गया। उनमें एक ये क्राइटेरिया रखा कि वो फैमिली 1 साल में 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार, चाहे वो सरकारी अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में, वो करा सकती है। उसके लिए जो उनके क्राइटेरिया बने कि कौन इस चीज़ के लाभार्थी होंगे, ये उस सेंसस के हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए थे। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, तैयार की, तथा जो जो परिवार इसके लाभार्थी थे उनके घर पर एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक लेटर गया जिसमें उसके मुखिया का नाम और उसके सदस्य का नाम लिखा गया था। वो लेटर लेके अगर वो किसी भी CSC मेडिकल कॉलेज जहाँ पे इसका लाभ है वहाँ जाकर वो उनका गोल्डन कार्ड बनवा सकता है। जब गोल्डन कार्ड बन जाता है उसके बाद वो गोल्डन कार्ड दिखाकर वो किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी में, निःशुल्क उपचार पाने के लिए वो लाभार्थी है। इसमें किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो 5 लाख रुपए तक का पूरा इलाज ले सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेज में सबसे जो कॉस्टली, लगभग 2,10,000 रुपये का हमने इलाज सबसे कॉस्टली दिया गया है, और 1.5 लाख रुपए तक के हमारे ऑर्थो यानी अस्थि रोग विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, CTVS जो दिल की सर्जरी होती है उसमें भी हमने लाभ दिया गया है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बस गरीब आदमी को अपनी तकलीफ लेके आना है और यहाँ पर अगर वो उस आयुष्मान भारत की अंतर योजना के अंतर्गत आता है, उसका बिना एक सिंगल पैसा खर्च हुए टोटल, चाहे उसका किसी कितना महंगा इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे उसे कितनी महंगा उसे इम्प्लांट लग रहा हो। इम्प्लांट वो चीज़ होती है जो कि कोई कृत्रिम चीज़ लगाई जाती है, जैसे हड्डी कोई फ्रैक्चर हो गई उसमें कोई सरिया लगानी है, कोई प्लेट लगानी है चीज़ का। हमारे यहाँ पहली बार आयुष्मान से कूला प्रत्यारोपण, जैसे हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पहली बार आयुष्मान से किया गया। अगर इसी को बाहर कराया जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होता है, जो कि आम व्यक्ति के लिए इस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 हमारे पास कूले प्रत्यारोपण भी हुए, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। साथ ही साथ अभी जैसा कि एक बताया गया केस हुआ था जिसमें हाथ काटने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि उसकी जो नस है वो ब्लॉक हो गई थी। वो कई प्राइवेट से लोग आ चुका था, जबकि उसका खर्चा 5 से 6 लाख रुपये बताया गया। यहाँ पर हमारे डॉक्टरों की टीम द्वारा उसे अच्छी तरह इलाज किया गया। अब तो ना उसका हाथ बचाया गया, बल्कि उसको निःशुल्क इलाज दे के उसके जीवन को संवारा गया। और आज भी उसका परिवार हमें धन्यवाद देते नहीं थकता। ये धन्यवाद हमको नहीं है, ये धन्यवाद है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, ये धन्यवाद है हमारी भारत सरकार को, ये धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री जी को, ये धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने इस तरह की
योजना जो शुरू करी, जो कि एक गरीब तबके के लेके जो इस चीज़ को सोच ही नहीं सकता था उस खर्चे को लेके, वो आज इलाज कराने में सक्षम है और उसके दर्द दूर को वो दूर कर रहे हैं। क्या लगता है जहाँ लाखों लोग सुधार की गुंजाइश है इसमें? देखिए प्रतिदिन देखिए कोई भी योजना शुरू होती है कुछ ना कुछ सुधार की सब विचार सलाह दी जाती है। ये क्योंकि एक पर्टिकुलर आदमी से नहीं शुरू हुई, ये एक पूरा टीम वर्क है। इस पे रोजाना कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाता है और शासन द्वारा इस चीज़ समस्या को समाधान हर महीने कोई ना कोई जियो आता है जो कि इसको सुधार किया जाता है। जैसे कि अभी इनका जो ट्यूमर का इलाज किया गया, पहले ये जो पार्ट था वो ट्यूमर था नहीं, ये लास्ट ईयर ये ट्यूमर की समस्या जो है वो इन्वॉल्व की गई। अगर ये नहीं होती तो शायद ये इलाज नहीं करा पाते, जो कि ट्यूमर एक बहुत ऐसी बीमारी है, इसको देख के साइकोलॉजिकली फिजिकली तो आदमी परेशान रहता ही है, साइकोलॉजी परेशान हो जाता है कि भाई मेरे को कैंसर हो गया, ये सोचता है आदमी। ठीक है, दूसरी चीज़ उसका पैसा कितना खर्च होगा। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनका हाथ काटने की नौबत आ गई तो ये इनको कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा। ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज है आयुष्मान योजना के अंतर्गत, मान लीजिए कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसके इलाज में ज़्यादा खर्च हो रहा है, 5 लाख के बियॉन्ड उसका खर्चा जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? सर देखिए ऐसी स्थिति अभी तो ऐसी आई नहीं है, कभी अभी तक आई नहीं है। देखिए ये सोच तो बहुत हो सकती है, लेकिन जिन्होंने ये बनाई है, जो पैकेज बनाया है, वो बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ है। ये एक आदमी नहीं बनाता, एक पूरी टीम बनकर बनाती है। ऑब्वियसली 5 लाख तक इतनी बहुत बड़ी रकम होती है, 5 लाख रुपए एक साल के लिए, इससे ऊपर आना मतलब अभी तक पॉसिबल है ना, मुझे उम्मीद करता नहीं आई। बाई चांस अगर ऐसी आती है तो हम ऊपर जैसा प्रधानाचार्य ने बताया, तो हम अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उनसे पत्राचार करते हैं और वो जेन्युइन चीज़ होती है तो ऊपर वाले या जो भारत सरकार है वो हमें परमिशन भी देती है कि अगर ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो हमें दे सकती है। अगर वो दे देती है तो हम उसका इलाज उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत से मरीज हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो उनका लिस्ट में नाम नहीं है पर वो पात्र हैं? देखिए हम इस चीज़ में किसी को लाभान्वित नहीं कर सकते कि जो आयुष्मान का क्राइटेरिया में नहीं आता है। ये काम सरकार का है, सरकार ने ही उन्हीं को चुना गया है, सरकार द्वारा बताया जाता है हमें कि ये इसके लाभार्थी हैं या नहीं। हमारे पास एक लिस्ट है जो पोर्टल पे आती है। अगर मान लीजिए कोई क्लेम करता है कि वो उसका लाभार्थी है, हम उस पोर्टल पर उसका नाम देखते हैं। अगर उसका पोर्टल में वो नाम है तो हम उसे लाभ देते हैं, और अगर उस पोर्टल में नाम नहीं है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम उसको लाभ नहीं दे सकते। ये हमारे ऊपर से बात है। ऐसे भी मरीज बहुत आते होंगे आपके पास जिनके पास आयुष्मान नहीं होता, वो नीडेड होते हैं? नहीं बिल्कुल तो उसे आते हैं, लेकिन हम देखिए हमारी जो संस्था है वो सरकारी संस्था है। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है चाहे वो आयुष्मान से इलाज कराए या नॉन आयुष्मान से, कोशिश ये की जाती है कि उसको फ्री में इलाज दिया जाए। उसका 90% 95% इलाज जो है वो फ्री ही होता है। क्या लगता है कि इसमें और गुंजाइश की जरूरत है, लिस्ट आई है क्या? ये अब सेंसर नहीं, इस पे हो सकता है कि भारत सरकार द्वारा लगी हो कि इसको रिन्यू किया जाए कि इसमें और कौन कौन से लाभार्थी हो सकते हैं। जैसे कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ लाभार्थियों को ऐड किया था। पहले प्रधानमंत्री जो भारत सरकार ने लिस्ट बनाई थी, फिर उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने उसको हमने ऐड किया था और लाभार्थियों को ऐड किया था। तो हो सकता है कि जो आगे जो विचार करी रही है, लगातार विचार करती है इस योजना पर, हो सकता है कि और लोगों को इसका लाभ दिया जाए। क्या क्या लाभ मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी थे उनको मिला और क्या अभी हमारे 3 साल में 4 साल में हमारे पास मेडिकल कॉलेज में टोटल हमारे 2872 मरीजों को इलाज मिला है एग्जैक्टली, है ना। और इसमें अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो मेडिसिन में हमारे 729 मरीज, इस तरह से कार्डियोलॉजी में हमारे 531 मरीज, ऑप्स और गायनी में हमारे 396 मरीज, ऑर्थोपेडिक्स में 337 मरीज, सर्जरी में 387 मरीज। इस तरह से करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मिले हैं। और अभी चूँकि हमारा ये कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट जो सर्जरी है वो अभी लेट शुरू हुई है, तो इसमें अभी 4 मरीजों को लाभ मिला है। लेकिन वो चारों मरीज ऐसे हैं जो कि आपने सुना होगा कि आप लोगों ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है जो योजना है वो एक भारत सरकार द्वारा जो योजना स्वीकृत की गई है, ये जो है देश और प्रदेश की जनता के लिए वरदान है। जो गरीब आदमी है उसके पास पैसा नहीं है और उसको 5 लाख तक का उसकी फैमिली को इसको जो है उसका इंश्योरेंस मिल रहा है। और जब आता है तो ये सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में दोनों में जो उसके लिए पंजीकृत हैं उसमें अनुमन्य है और इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और हमारे हिसाब से इस योजना से अच्छी
आज तक कोई योजना नहीं आई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो हम भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को बधाई देते हैं और साथ में जो इसके लाभार्थी हैं और जो इसके करने वाले हैं डॉक्टर्स और उनके जो पैरामेडिकल स्टाफ, उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इससे जो जिसके पास कार्ड है, जो लाभार्थी हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना इलाज कराएंगे और इस योजना का लाभ उठाएंगे। किस तरह की बीमारियों को इसमें कवर किया जाए, तो कौन सी ऐसी बीमारी जो नहीं हो पाती? इसमें ऑलमोस्ट सभी तरह की बीमारियां कवर होती हैं। मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको, बहुत सारी बीमारियां पहले नहीं कवर थी, जिसको कि धीरे धीरे करके इसका क्षेत्र और बढ़ाया गया है। अभी बहुत सारे पैकेजेस पहले नहीं थे उसमें, अभी जोड़े गए हैं और ये भी उसमें व्यवस्था है कि अगर कोई पैकेज नहीं है और अगर आप उसको रेकमेंड करके मेडिकल कॉलेज या संस्था भेजती है तो उसके बारे में सरकार विचार करती है। तो कई बार हम लोगों ने की वजह से, हम लोगों के सुझाव से कई पैकेज में नए जोड़े गए हैं, तो वो भी सुविधा है। और बस इसमें केवल एक ही बात है कि इसमें बस लाभार्थी होना आवश्यक है। वो जो लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए और जब नाम नहीं होता है तो हम इलाज उस योजना के अंतर्गत नहीं करते, क्योंकि सब कुछ पूरा कैश फ्री है। और इसमें चूँकि अगर नाम नहीं हो, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, तो इसमें हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने उसको देखा मरीज को ऑनलाइन और उसका नाम नहीं है तो हम लोग उसका इलाज नहीं कर सकते। तो ये एक तो वो है। दूसरा जो है, बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो है आपका एक तो पैसा नहीं लग रहा है, दूसरे जो है वो प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप भी ये बात को मानेंगे कि कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की योग्यता पे, मेडिकल कॉलेज में खासकर डॉक्टरों की योग्यता पर कोई सवाल आज तक नहीं उठा है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, पूरा इसका लाभ लेंगे और जहां इस योजना के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को बचाएंगे और जो भी गवर्नमेंट की इच्छा है उसके अनुसार अपना व्यवहार करेंगे। बस एक ही चीज़ इसमें हम और कहना चाहते हैं कि चूँकि ये बीमा योजना है, इसलिए इसके सभी लाभ भर्ती होने के बाद ही शुरू होते हैं। तो भर्ती होना आवश्यक है। ओपीडी की बेसिस पे अगर इसका कोई लाभार्थी है तो उसके लिए कोई लाभ अनुमानित नहीं। हमें आजाद कराने के लिए बहुत से शहीद हुए हैं, बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खोया, बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, तब हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आपको बताती चलूं, हमारे मेरठ में भी ऐसे बहुत से लाल हुए हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज ऐसे ही एक शहीद की श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बताती चलूं, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें मेरठ के सरदार नरमुल्लक सिंह जी शहीद हो गए थे। आज उनका शहीदी दिवस था, जिस पर कर्तव्य संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए, कवि एकत्रित हुए और अन्य सदस्य भी एकत्रित हुए। सभी ने एकत्रित होकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। सभी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे मेरठ का लाल अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमें आजाद कर गया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, आए हुए प्रसिद्ध कवि ईश्वरचंद गंभीर ने भी अपनी प्रसिद्ध कविता के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी। अपने अपने तरीके से सभी ने श्रद्धांजलि दी। साथ साथ आज आपको ये बता जानकारी दी गई, कैंट बोर्ड के सामने रजवन में जो सड़क बनी हुई थी, पहले नरमुल्लक पथ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं लुप्त हो गई। साथ साथ नौचंदी गेट पर भी उनका नाम अंकित किया गया था, लेकिन अब वो नाम भी वहां से लुप्त हो गया है। तो आज अपील की गई, उनके शहीदी दिवस पर उनको याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपील की गई कि जो चीजें उनके नाम की थी और लुप्त हो गई हैं कहीं, उनको दोबारा से अंकित किया जाए। और बस पीड़ा हुई है मन में कि भारत को पूरे विश्व में पहचान कौन दे। भारत को याद करें ताकि एक दूसरे की बात, एक दूसरे के और देश में पता चले कि शहीदों को याद किया जा रहा है और आवाज ऊपर तक जानी। तभी मैं कहता हूँ कि जो तुर्बतों में बंद है उस रात को नमन। देखिए, गंगा जमनी तहसील का मुक्त देखिए, जो तुर्बतों में बंद है उस रात को नमन, जन्मे है जिसमें उस वतन की खाक को नमन, जो हंसते हंसते हो गए कुर्बान वतन पर, मंगल को भगत सिंह को अस्पात को नमन। 1965 भारत पाकिस्तान नरमुल्लक सिंह जी को
यहाँ पर श्रद्धा पुष्प भेंट कर रहे हैं उनके टीडी दिवस पर। और क्या कार्यक्रम किया? रणजीत सिंह जस्सल, कर्तव्य संगठन के महासचिव हूँ मैं। आज हम 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे हमारे मेरठ के सरदार नरमोलक सिंह जी, उनकी याद में उनको आज शहीदी दिवस है, उनका दिवस है। आज के दिन वो शहीद हुए थे, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं और उनको श्रद्धा पुष्प भेंट कर रहे हैं। सरदार नरमोलक सिंह जी के नाम पर यहाँ पर रजवन वाली जो रोड है कैंट बोर्ड के सामने, उसका नाम नरमोलक पथ रखा गया था किसी समय पर, और आज उस पथ का पता ही नहीं है, ना उस रोड का जो नाम पट था उसका पता नहीं है, कहीं भी पता नहीं है। और उसके अलावा जो है नौचंदी में भी एक शहीद द्वार पर नरमोलक सिंह जी का नाम लिखा गया था, उसका भी आज तक पता नहीं है कहाँ गया वो नाम। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों बातें जो है पूरी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर। मित्रों, आज हम एकत्रित हुए हैं खालसा में सरदार नरमोलक सिंह जो 1965 में पाक युद्ध में जो है शहीद हो गए थे, उनकी याद में आज यहाँ श्रद्धांजलि समारोह है। ये कर्तव्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो आज मैं शहीदों को याद करते हुए और जिनकी वजह से वो शहीद हुए उन पड़ोसी मुल्कों के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा कि अगर आँखें तरेरी फिर तो आँखें काढ़ देंगे हम, अगर आँखें तरेरी फिर तो आँखें काढ़ देंगे हम, किए अनुबंध जो अब तक सभी को फाड़ देंगे हम। हमारी देशभक्ति पर ज़रा भी शक नहीं करना, जहाँ सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम। आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और इसी तरह अपने शहीदों को याद करते रहेंगे। यही हमारी उनके प्रति आस्था है, यही समर्पण है। जय हिंद, जय भारत। गौ माताओं पे बहुत बड़ी विपदा आ रही है। जी हाँ, मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि गौ माताओं के अंदर एक जो है लम्सी नाम की बीमारी पाई जा रही है, जो बीमारी गौ माताओं के अंदर छोटी छोटी गांठें जख्म बना रही है, जिसके कारण से उनकी मृत्यु भी हो रही है। उसका इलाज बताया गया है डॉक्टर्स द्वारा, जिनका उपचार करने के लिए संगठन भी तैयार हो चुके हैं और जगह जगह पर उनको बचाव के लिए कार्य किए जा रहे हैं। संगठन सक्रिय हो चुके हैं। डॉक्टर्स द्वारा जो उपाय बताए गए हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लगातार दिखाया कि काली मिर्च और हल्दी की रोटी खिला करके संगठन उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। सभी को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि गाय हमारी गौ माता है, पूजनीय है और हम लोग पूजते हैं। कहा जाता है कि 84 करोड़ भगवान गौ माता के अंदर वास करते हैं। लेकिन आपको बताती चलूं, सुनकर बहुत हैरानी होगी कि जहर खुरानी ग्रोह, जी हाँ, पहले भी एक बार मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि जहर खुरानी ग्रोह होता है जो गायों को जहर देता है, उनके मर जाने के बाद उनको उठा करके उनके मांस की बिक्री करता है। वो ग्रोह फिर से सक्रिय हो गया है। आज सदर थाना क्षेत्र में देखते ही देखते गौ माता की हत्या कर दी गई। कुछ लोग गौ माता को कुछ खिलाने के लिए पहुंचे, खिचड़ी थी या क्या था, खाने की कोई चीज थी। गौ माता ने जैसे ही खाई, वहां खड़े लोगों ने ये नजारा पूरे अपनी आंखों से देखा कि दूसरी ओर खाते ही गौ माता दूसरी ओर गिर गई। तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। तुरंत गोरक्षा दल के सभी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, साथ साथ हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने कंप्लेंट कराई और इस तरीके से जो ये आज गौ माता की हत्या की गई है, इस पर रोक लगाने के लिए भी गई। बार बार गोवंशों को लेकर के इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं पर गोकटान किया जा रहा है, कहीं पर गोवंशों को इस तरीके से मारने का प्रयास किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जहां एक और गोवंशों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये विपदा बढ़ती जा रही है। कल मैंने आपको दिखाया था कि नगर निगम में जन सुनवाई के लिए समय समय पर बैठक की जाती है, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, नगर आयुक्त मौजूद रहते हैं और सभी की समस्याओं को सुना जाता है। आज मैं आपको बताती चलूं, वार्ड 72 के पार्षद वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद 20,000 लोगों की जो समस्या है, जल भराव की समस्या, पानी को लेकर समस्या, वो उनके सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है कि उनकी समस्या ना सुनते हुए उनको परिवर्तन दल द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर वो अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुंचे और जमीन पर ही बैठकर
वो चित्र दिखाने लगे अपने फोन में, वो पिक्चर दिखाने लगे कि किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन अधिकारियों के इशारे पर परिवर्तन दल ने उनको रूम से बाहर निकाल दिया। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे, जो पार्षद है वार्ड 72 के, उन्होंने काफी पैर भी पकड़े, हाथ जोड़े और अपने क्षेत्र में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं गए। काफी देर तक नगरायुक्त कार्यालय के बाहर बैठकर उन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। एक और तो कहा जा रहा है कि जन सुनवाई में कोई भी अपनी समस्या को सामने रख सकता है, सभी की समस्या सुनी जाएंगी, उनका जो है निस्तारण भी किया जाएगा, लेकिन एक और इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। यही शॉट नहीं है, ये आईएएस अधिकारी है और मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। बताइए सरकार में क्या करेंगे? एक पार्षद की समस्या, एक इलाके की समस्या नहीं है। मेरे वार्ड 7 लग रहे हैं वहाँ बराबर में, सब परेशान हैं। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं और स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। यही स्कूल और कॉलेजों में भी किया जा रहा है कि नए जो स्टूडेंट आते हैं उनके स्वागत में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जाता है। आज मैं आपको बताती चलूं, मेडिकल कॉलेज में भी आज फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। 2020 के एमबीबीएस का जो बैच है, जो छात्र छात्राएं, उनके द्वारा एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए जो नए छात्र छात्रा हैं उनके स्वागत में कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि आज सबसे पहले कॉलेज के प्रधानाचार्य आरसी गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ साथ सभी को संबोधित किया गया कि जूनियर और सीनियर के बीच का जो नाता होता है, जो रिश्ता होता है, वो कितना अच्छा होता है। पिछली कॉलेज की कुछ यादों को ताजा किया गया। साथ साथ उन्होंने सभी से कहा कि सभी को आपस में अपने सीनियर को सर बोलना चाहिए। पिछले कुछ सालों में बॉस बोला जाता था। उनका कहना है कि बॉस बोलने से ऐसा लगता है कि कोई डॉन से बात कर रहे हैं, किसी फिल्म के कोई किरदार से बात कर रहे हैं, लेकिन सर बोलने से अपनापन महसूस होता है और लगता है कि वाकई में ही आपके वो सीनियर हैं। तो सर बोल करके सम्मान दें। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एमबीबीएस के छात्र जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कहीं पीछे नहीं रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान जमकर धमाल मचाया। सभी ने काफी जमकर सरस्वती वंदना, नृत्य किए और फिल्मी गानों पर भी जमकर थिरके।
नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि अध्यापकों की लापरवाही की वजह से एक प्रथम क्लास में पढ़ने वाली छात्रा जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी, उसकी जान जाते जाते बची। परिवारजन पूरी रात उस बच्ची को ढूंढते रहे। लापरवाही क्या थी, पूरी घटना क्या थी, मैं आपको बताती चलूं। बच्ची अपने विद्यालय पढ़ने के लिए गई। जिला संबल के धनारी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वो बच्ची भी अपने विद्यालय पढ़ने के लिए पहुंची, लेकिन बिना देखे ही, बिना कक्षा को चेक किए ही जो वहां के इंचार्ज अध्यापक थे उनके द्वारा ताला लगा दिया गया। ताला लगा करके वो अपने घर चले गए। जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंची तो गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया, बच्ची की ढूंढ मचाई गई। सभी गांव के लोग बच्ची को ढूंढने निकले। जगह जगह पर बच्ची को ढूंढा जा रहा था, लेकिन बच्ची का कोई भी पता नहीं चल रहा था। सभी काफी परेशान थे। मन में ख्याल आ रहे थे कि शायद बच्ची का अपहरण कर लिया गया है, शायद बच्चा चोर बच्ची को उठाकर ले गया है, कहीं बच्ची के साथ कोई गलत घटना ना हुई हो। अलग अलग सवालों से जूझते हुए आपको भी हैरानी होगी, सुबह जब स्कूल खोला गया तो स्कूल के अंदर से वो कक्षा 1 की छोटी सी बच्ची, कक्षा 1 में पढ़ने वाली 6 वर्ष की बच्ची स्कूल के कमरे से बरामद हुई। यह देखकर गाँव वासियों में काफी आक्रोश है और परिवारजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची को अपने साथ लिया, डॉक्टर के पास जांच के लिए गए। खंड शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे और जांच के आदेश दिए गए। तो आप देख रहे हैं कि अध्यापकों की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज क्या बनाया है? पीली खिचड़ी और दूध कितना आया था? 5 लोग आए। अच्छा, और बार दूध कितना आता था? जैसे पिछले बुधवार को कितना आता? आप देख रहे हैं मेयर दर्शन, लेकिन आपको मैं कुछ जागरूक करना चाहती हूँ कि जो ये हल्की हल्की बारिश, तेज बारिश रोज पड़ रही है, इस बारिश से अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, क्योंकि ये बरसात आपके लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इससे बीमार हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। जो आप देख रहे हैं कि मौसम बदलता है तो सर्दी गर्मी बरसात आती है। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें बरसात से बचना होगा। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि इस बरसात से बचें, अपना ध्यान रखें, आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कल फिर मिलूंगी आपसे इसी समय, इसी टाइम आपके मेयर दर्शन चैनल में।